हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं का संख्या पद्धति के बारे में स्टार्ट कराऊंगा, यानी कि स्टडी करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 का स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ मित्रों का कमेंट आ रहा था कि भाई यार आप कक्षा 6 का, 7 का, 8 का पढ़ाते हैं, वैसे आप 9 का भी पढ़ाइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कक्षा 9वीं का भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है कक्षा 9वीं में, पहला चैप्टर आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला क्या? प्राकृतिक संख्याएं। नहीं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन क्या होगा। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या 1 से शुरुआत होती है और अनंत तक चली जाती है। जैसे 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अनंत तक चली जाती है। यानी कि ऐसे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हों और अनंत तक चली जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगला क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होती थी, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चली जाती थी। इसमें क्या है? इसमें शून्य को मिला दिया गया है। शून्य को मिला करके पूर्ण संख्या बना दी गई है। यानी कि ये संख्याएं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और अगला क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या हैं? सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, जैसे पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जैसे इसे एक संख्या रेखा है, ए और बी। अब ये हो गया बीच में शून्य, इधर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब यानी कि संख्या रेखा पर शून्य से हम जब दाईं ओर बढ़ते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं, और जब बाईं ओर बढ़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। -1, -2, -3, -4 और -5। और ये अनंत तक चली जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। ये भी यहाँ से अनंत तक चली जाती हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक पूर्णांक होंगी, यानी कि ये ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। और ये जो संख्या होती है, यानी कि शून्य से जो दाईं ओर चलती हैं, वो धनात्मक पूर्णांक होंगी। धनात्मक पूर्णांक होंगी। ठीक है। आप प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक के बारे में जान गए। अब अगला क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। यानी कि 1 से बड़ी, एक को छोड़ करके 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, उसके बाद में 3, 5, 7 और 11। अब फ्रेंड क्या है? देखिए, 2 केवल 1 से कटेगी, 1 2 के 2, और 2 से 1 कटेगी, 2 के 2, और किसी से कट रही नहीं कटेगी। यानी कि 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा और किसी से ना कटे, यानी किसी और संख्याओं से ना कटे, क्योंकि विभाजित ना होने की, जैसे भाग देते हैं तो पूरा विभाजित शून्य आ जाता है, उसका शेषफल शून्य आ जाता है, ऐसा ना हो।
उन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या हो गया। उसके बाद में आते हैं भाज्य संख्याएं। अब आती हैं भाज्य संख्याएं। क्या, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं आती हैं क्या। अब भाज्य संख्याएं क्या हैं। भाज्य संख्याएं क्या है कि एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। भाज्य संख्याएं कहेंगे। देखिए, भाज्य संख्याएं ऐसे एक से बड़ी हुई प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अलावा, जो एक या स्वयं के अलावा और किसी अन्य से भी विभाजित हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, 4, 8, 16, 32। फ्रेंड क्या हो रहा है कि स्वयं से तो कट भी रहे हैं, एक से भी कट भी रहे हैं और एक अन्य संख्या से भी कटेंगे। इसे देखिए, एक से कट रहे हैं 4, एक चौका 4। उसके बाद देखिए 2 से काटेंगे 4, 2 दूना 4, 0 हो गया, कट गया। वैसे फिर स्वयं से काटेंगे, यानी 4 से काटेंगे 4, 4 1 4, कट गया, विभाजित हो गया। यानी कि भाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं के अलावा, यानी कि एक व स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्याओं से विभाजित होती हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब अगला क्या आता है। फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत बढ़िया है, अच्छे तरीके से आप वॉच करेंगे तभी समझ पाएंगे। अब आगे क्या आता है, परिमेय संख्या। यानी कि भाज्य, अभाज्य और भाज्य आप अच्छी तरीके से वॉच कर लिए हैं। अब आते हैं आगे, अगला आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय, अपरिमेय, उसके बाद में वास्तविक संख्याएं। ये सभी संख्याएं हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को फ्रेंड्स हम कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसे, कैपिटल क्यू से, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या है जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अब इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं आपको, यानी कि ऐसी संख्या, यानी कि इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या। और ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी डिफिनीशन देख सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2/3, ठीक है। यानी कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें अगर भिन्न के रूप में नहीं लिख सकेंगे तो वो क्या अपर में, यानी कि पर में संख्या नहीं कहलाएगी, अपर में संख्या कहलाएगी। जैसे अपर में संख्या हो गया, अपर में संख्या का एक उदाहरण होता है पाई। बहुत लोग कहते हैं कि यार पाई का मान तो 22/7 होता है। यार 22/7 तो होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। ये इसे हम लगभग के रूप में जानते हैं। लगभग यानी कि जैसे कहते हैं लगभग 1, 2, 3 हो सकता है, ऐसे लगभग ये एग्जैक्ट मान नहीं है। ये क्या अपर में संख्या है, पाई, ठीक है। अपर में संख्या तो जान गए होंगे। अब आता है अपर में संख्या। अपर में संख्या, अपर में संख्या किसे कहेंगे हम? ऐसी संख्या यानी कि वे संख्याएं, यानी कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपर में संख्या। यानी कि ऐसी संख्या फ्रेंड्स जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे खास पर में संख्या है, पर में संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अपर में संख्या है, इसके जस्ट अपोजिट है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपर में संख्या कहेंगे। जैसे हमने फॉर एग्जांपल आपको बताया था अपर में संख्या के बारे में, पाई, इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है पाई। अब पाई क्या कहेंगे लोग कि पाई का मान 22/7 होता है। होता तो है फ्रेंड्स, पर ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। 22/7 ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसे हम क्या कहेंगे? अपर में संख्या कहेंगे, ठीक है। अब अगला क्या आता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे? यानी कि वास्तविक संख्याओं को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? यानी कि वास्तविक संख्याओं में क्या होता है फ्रेंड कि सभी संख्याओं का संग्रह होता है। यानी कि सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं आपके। सभी संख्याओं का संग्रह होता है इसमें। सभी संख्याओं का संग्रह होता है फ्रेंड्स, इसमें सभी संख्याओं का संग्रह होता है। यानी कि चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, या फिर पूर्णांक हो, इसमें सभी संख्याओं का संग्रह, यानी सभी संख्या इसमें सम्मिलित मिले रहते हैं, मिले घुले रहते हैं। और इसमें भाज्य संख्या भी आती हैं, अभाज्य संख्या भी आती हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं को, यानी कि सभी संख्याओं का जब मिलन होता है, यानी कि सभी संख्याओं आपस में मिले जुले रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला क्या आता है फ्रेंड्स? अब ये तो संख्याएं हो गया। अब आता है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। यानी कि वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार आते हैं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में, कि वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है कितने प्रकार का होता है? वह 3 प्रकार के होता है। पहला होता है शांत आवर्ती, दूसरा होता है अनवशानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, और तीसरा होता है अनवशानी अनावर्ती। ठीक है, तो पहला क्या है? शांत आवर्ती।
शांत शांत आवर्ती शांत आवर्ती शांत आवर्ती किसे कहते हैं, यानी कि शांत आवर्ती में क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड, जो शेषफल होता है हमारा वह शून्य हो जाता है। यानी कि जो शेषफल होता है, जब भाग हम देते हैं तो हमें क्या प्राप्त मिलता है कि वो शेषफल जो होता है शून्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद डिफिनेशन लिख देते हैं हम इसमें। इस स्थिति में शेष की, यानी कि इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल जैसे मान लो एग्जाम्पल 1/2 ले लेते हैं। अब 1/2 में यानी कि 2 से 1 में भाग देते हैं। 2 से 1 में भाग दिए। अब 2 से 1 में भाग नहीं जाएगी क्योंकि ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 0 उसके बाद दशमलव। अब दशमलव लगाने के बाद फ्रेंड क्या होता है, दशमलव लगाने के बाद बहुत लोग होते हैं दोबारा 0 बढ़ाते हैं फिर 0 बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब दशमलव लगा दिए हैं आप, जब दशमलव लगाने के बाद आप कितना भी शून्य बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 हो गया। अब 10 यानी 10 में से 10 गया शून्य, ठीक है। अब कितना आ गया, यानी कि शेषफल है वो शेष है, यानी कि शेषफल जो है वो शून्य आ गया। क्या इसमें लिखा, इस स्थिति में क्या हो जाता है, शेष शून्य हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, शांत आवर्ती कहते हैं। 5 ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/4, 4 से 1 में भाग देते हैं। 1 भाग नहीं जाएगा, 4 में 1 से नहीं, 2 में। 2 4 से, यानी कि 4 जो है 2 से बड़ा है तो भाग जाहिर सी बात है नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव को पहले 0 क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा लगाया जाता है फ्रेंड कि दशमलव को पहले, यानी कि दशमलव की इधर कोई कितना भी मतलब अंक लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी के लिए हम लोग 0 लगा देते हैं कि दिखाई दे। 0 हो गया, यानी कि दशमलव बढ़ा दिया, अब 0 बढ़ा देंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से ज़्यादा ना हो, तो 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, 4 पंचे 20 हो गया। शून्य में से शून्य हो गया, शून्य, यानी कि जो शेष है कितना निकल रहा है हमारा, शून्य हो जा रहा है। हाँ, शेष जो है वो शून्य हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत आवर्ती कहेंगे। ये हो गया। अब अगला क्या आता है, अनवसानी आवर्ती या शांत आवर्ती। क्या आता है, दूसरा अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती या अशांत आवर्ती, ठीक है, दोनों भी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड, जो हमारा शेष है वह क्या होता है, शेष जो हमारा होता है वो शेष की क्या होती है, पुनरावृत्ति बार बार होती है, यानी कि जो शेष है हमारा शून्य हो ही नहीं रहा होता है, ठीक है। जैसे हम डिफिनेशन लिख देते हैं, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति बार बार होती है।
डिफिनेशन इसलिए हम लिख दे रहे हैं फ्रेंड कि आप बाई चांस भूल जाएं तो आप एक बार नोट देख लेंगे, उसके बाद आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। अब इस अनावसानी आवर्ती का एग्जाम्पल क्या होगा? अनावसानी आवर्ती का एग्जाम्पल देखते हैं। 1/3 जैसे हो गया। अब 1/3 में यानी कि 3 से 1 में भाग देंगे। जाहिर सी बात है फ्रेंड कि ये संख्या जो छोटी है, संख्या बड़ी है, तो हम संख्या से यानी कि 3 से 1 में भाग देने के लिए हम इसमें तो किसी भी तरीके से हमें शून्य बढ़ाना पड़ेगा। तो दशमलव लगाएंगे, क्या होगा? 10। ठीक है। अब 3 से 10 में भाग देते हैं। 3 त्रिका 9, 1 आता है। अब हमें फिर शून्य या दशमलव लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक बार जब दशमलव लगा देते हैं तो हम कितना भी शून्य बढ़ाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर शून्य बढ़ाते हैं। 3 त्रिका 9, फिर 9, फिर 1 आया, फिर शून्य बढ़ाते हैं। फिर 3 त्रिका 9, फिर 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर शून्य बढ़ाते हैं। फिर 3 त्रिका 9। देख रहे हैं फ्रेंड? मित्र देख रहे हैं आप क्या हो रहा है इसमें? इसमें क्या हो रहा है, जो शेष है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? ऐसे 0.3 ऊपर क्या बार, इसे बार बोलते हैं फ्रेंड। क्या होता है ऐसा रहता है तो बहुत लोग जान ही नहीं पाते हैं, कहते हैं भैया ये क्या आ गया इसके ऊपर। ठीक है। तो ये क्या होता है? बार। ठीक है। यानी कि कोई भी कितनी बड़ी हो बहुत लोग काटते जाते हैं, नहीं करता, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है भागफल वो लिख देते हैं, उसके बाद इसे लिख देते हैं और जो टीचर चेक करते हैं तो वो चकरा जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर जो 3 है 3 की बार बार आवृत्ति हो रही थी उसमें, यानी कि शेष बार बार आ रहा था जब, तो भागफल जाहिर सी बात है ज़्यादा को लाएगा। तो उसमें क्या करेंगे हम, उतना जो पहले वाली संख्या उसको लिख लेंगे, उसके बाद में उस पर बार लगा देंगे कि जब टीचर देखेगा तो समझ जाएगा कि इसकी 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या आ रहा है? अब आएगा अगला क्या? अगला आएगा अनावसानी आवर्त। तीसरा अनावसानी अनावर्त। ये आवर्ती था, वो अनावसानी अनावर्त है। ठीक है। अनावसानी अनावर्त। अभी तक हमने शांत आवर्ती, अनावसानी आवर्त पढ़ा। उसके बाद में अब तीसरा है अनावसानी अनावर्त। अनावसानी अनावर्त। तीसरा है। ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड, जो शेषफल हमारा होता है वह सदैव एक बराबर नहीं आता है। यानी कि जब भी आता है तो शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसमें शेष बदल के आता है। यानी कि जैसे हो गया 1 हो गया है, फिर ऐसे आता 2, फिर 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी। यानी कि जब ये है भागफल का शेषफल, यानी कि जो शेषफल होता है उसकी क्या होती है, जो संख्याएं होती हैं वो बदल के आती हैं, एक जैसा नहीं आती हैं। जैसे हम कभी भाग देते नहीं हैं तो कभी 6 आ जाता है नीचे, तो कभी 7 आ जाता है, कभी 0 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, ऐसे होता है ना। वही कह रहा है इसमें। डिफिनेशन क्या है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है। इस स्थिति में क्या होती है, शेष की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल कड़ी में 2, हो गया। ठीक है। अब कड़ी में 2 का मान होता है 0, 4, 1, 4, 2।
यानी कि इसमें क्या होता है, जो शेष है उसकी मतलब जो शेष होता है इसकी पुनरावृत्ति एक जैसी नहीं आती, कि जो शेष है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, यह हो गया। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, अनाशानी पढ़ा, अशांत पढ़ा, शांत आवर्ती पढ़ा, उसके बाद में वास्तविक संख्याएं और क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, परमेय। उसके बाद में और भी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या, घातांक का नियम। ठीक है, अगला क्या है, घातांक का नियम। क्या फ्रेंड, घातांक का नियम। ये सब आप कह रहे होंगे क्यों पहले बता रहे हैं, ऐसा इसलिए बताया जाता है फ्रेंड कि जो अभ्यास होते हैं हमारे स्टार्टिंग से जो हमारे अभ्यास होते हैं इसी पर डिपेंड होते हैं, नहीं कि जब ये चीज़ें हमें नहीं पता होंगी तो हम अभ्यास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या आता है, घातांक का नियम। घातांक का नियम। घातांक के कितने नियम होते हैं, घातांक के 4 नियम होते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा अभी। पहला नियम क्या है, पहला नियम है 1 घाते m, 1 घाते m इंटू 1 घाते n, 1 घाते m इंटू 1 घाते n बराबर क्या होता है, बराबर 1 घाते mn, 1 घाते m n। इस स्थिति में क्या होता है मित्र, यानी कि बहुत लोग समझ जाते हैं ये जो इंटू है, इंटू का समझते हैं कि दशमलव है, दशमलव में इंटू का मतलब होता है गुणा। ठीक है, इंटू का मतलब गुणा होता है, यानी कि जब यह स्थित हो कि एक, जैसे मान लो ये संख्या है 2 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 3, जब ऐसे स्थित हो, ठीक है, हमारी संख्या समान है, गुणा है, तो हम क्या करेंगे, जब दो संख्याएं यानी कि जो ये संख्याएं हैं ये समान हो पर घात अलग अलग हो, तो हमें इस स्थिति में क्या हो जाता है कि जो दोनों घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। ऐसे 2 के घाते 2 प्लस 3 बराबर 2 के घाते 5। अब 2 का गुणा 5 बार, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे देखिए 4, 1 2 1 और क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, ये हो गया। ठीक है, अब अगला क्या आता है, यानी कि जो ये 1 घाते m है उसके बाद में 1 घाते n बराबर 1 घाते mn, m प्लस n इसमें जुड़ गया है। ठीक है, mn जुड़ गया। देखिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम भी बता रहे हैं अभी। ठीक है, सब एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता दूंगा आपको, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्या आता, दूसरा आता है दूसरा ऐसा रहेगा, जैसे कोई संख्या आप कोष्टक में है उस पर भी घात रहेगा, कोष्टक के बाहर भी घात रहेगा, तो हम क्या करेंगे उसको, यानी कि देखिए आप 1 घाते m, उसके बाद में इस पर भी घात, तो क्या हो जाएगा, जो घात है इसमें घात m से n में, यानी कि इसमें इस घात से इस घात में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, mn। ठीक है, इसमें होता था कि इसमें जुड़ जाता था। ठीक है, पहले वाले में m प्लस n हो जाता था, तो यानी कि इसमें जो घात है, घात में क्या होगा, गुणा हो गया। एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल हम दोहराएंगे फ्रेंड, क्योंकि वही एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं, इसलिए कि आपको वही एग्जाम्पल देखते देखते आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, 2 के घाते 3 इंटू 2
क्या रहेगा, तो 3 दूना 6, 2 के घाते 6। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, दूना 64। ठीक है, ये हो गया। यानी कि इसके अंदर भी घात है, इसके बाहर भी घात रहेगा। ठीक है, इसके अंदर भी घात रहेगा और इसके बाहर भी घात रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा फ्रेंड कि जो ये घात है, इस घात से इस घात में गुणा हो जाएगा, इस घात से इस घात में गुणा हो जाएगा और संख्याएं सेम वैसे रखी रहेंगी। ठीक है, देखिए जिस तरह से किया गया है, इसमें गुणा कर दिया गया है, तो 6 आया है, 2 3 दूना 6, 2 के घाते 6, उसमें उस पर इसके बाद में गुणनखंड कर करके निकाल दिया गया है योग इसका। अब अगला क्या आता है, तीसरा एक के घाते m, एक के घाते m, उसके बाद में बराबर m माइनस n, यानी कि एक के घाते अगर m है, एक के घाते m बटे एक के घाते n, तो क्या हो जाएगा, a संख्याएं बराबर हैं, उसके बाद में क्या हो जाएगा a m माइनस n, यानी कि जब a एक के घाते m बटा रहेगा, भिन्न के रूप में लिखा रहेगा, एक के घाते m बटे एक के घाते n, तो क्या हो जाएगा, इस घात से इस घात का घटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से, जैसे हो गया 2 के घाते 4 बटा 2 के घाते 2, क्या हो जाएगा, तो है 4 माइनस 2 बराबर 4 के घाते 2, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या आ गया, 4। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, देखिए एक के घाते m है, उसके बाद में एक के घाते n है। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं अगर संख्याएं समान हैं, जब a के रूप में होगी तो घात से घात n होगा। यानी कि देखिए जब a के रूप में, यानी कि जो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं बराबर होंगी, जब देखिए जब ये संख्याएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है, तो क्या होगा, यम में से उल्टा नहीं घटेगा कि n में से m घटा दीजिए। जैसे मान ले कि कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है कि ये संख्याएं छोटी हैं और ये संख्याएं बड़ी होती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको ये फार्मूले के माध्यम से चलना है। ठीक है, m में से n को घटाना है। ठीक है, तो क्या है ये सूत्र, आप सूत्र नोट में लिखते जाइए, क्योंकि अगर सूत्र नहीं लिखें तो भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो m माइनस n, तो क्या हुआ कि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था। ठीक है, तो 2, उसके बाद 4 माइनस 2, अब मान लें यहाँ पर भी 2 कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 बराबर केवल 2, केवल 2 आएगा, केवल 2 आएगा। ठीक है, ये नियम आप जान गए होंगे। अब अगला लास्ट नियम चौथा है, उसको भी देख लेते हैं हम। आप वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिए, अब ध्यान से देखिए। चौथा क्या है, a के घाते m, b के घाते m। फ्रेंड अभी तक हमने क्या देखा कि संख्याएं अलग अलग थी, यानी कि संख्याएं एक थी पर घात अलग अलग थे। पर अब यहाँ क्या हो रहा है, संख्याएं अलग अलग हैं और घात क्या है, सेम है। इस पे भी m है, इस पे भी m है, लेकिन इसके बीच में क्या है, गुणा है। इसके बीच में गुणा है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बीच में गुणा है। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा फ्रेंड, जब हमारी संख्या अलग अलग होंगी, घात समान होंगे, तो क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं में गुणा हो जाएगा और घात हमारा वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, 2 गुणे दो, 2 के घाते रख देते हैं 2, 3 के घाते रखते हैं 2। देखिए जैसे ये संख्या हमारी सेम नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन एक जो घात है, ये हमारी घात जो है वो घात क्या है, समान है। तो इन दोनों संख्याओं में पहले गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 के घाते 2। अब क्या होगा, 6 गुणे 6 बराबर 6 चौक 36। ठीक है, हमारे चारों नियम ये कंप्लीट हो गए, सभी चीज़ हमने बारीकी से पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में आपको मिलते हैं।